जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द सीरीज ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। ओके जी, विदाउट कास्टिंग एनी डिले लेट मी स्टार्ट माय वीडियो। इसमें अब क्या बता रहा है हमें, एटीट्यूड टुवर्ड द एड मॉडल। एटीट्यूड टुवर्ड द एड मॉडल, जैसे कि नाम से ही आपको जाहिर है, मैं इसको पढ़ता हूँ और उसको फिर आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ मॉडल दैट प्रोपोजेज दैट अ कंज्यूमर फॉर्म्स वेरियस फीलिंग्स, अफेक्ट्स एंड जजमेंट्स, कॉग्निशन। ये जो पीछे हमने एटीट्यूड मॉडल पढ़े हैं उनमें ये चीजें आ गई हैं। A model that proposes that a consumer forms various feelings and judgments as a result of exposure to an advertisement, which in turn affect consumers' attitude toward the ad and attitude toward the brand। इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा मॉडल है कि जिसमें कंज्यूमर कोई ना कोई फीलिंग्स अडॉप्ट कर रहा होता है, फीलिंग्स बना रहा होता है, या कोई ना कोई जजमेंट अपने माइंड के अंदर जजमेंट्स ले रहा होता है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू एन एडवर्टाइजमेंट। किस लिए? किसके रिजल्ट में? कि जब उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, और जब वो उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है तो वो कोई ना कोई जजमेंट या कोई ना कोई फीलिंग्स डेवलप कर रहा होता है, और विच इन टर्न अफेक्ट कंज्यूमर्स एटीट्यूड टुवर्ड द एड एंड एटीट्यूड टुवर्ड द ब्रांड। और यही फीलिंग्स, यही जजमेंट्स जो कि एड देखने के बाद बन रही होती हैं, ये किस चीज को अफेक्ट कर रही होती हैं? उसके एटीट्यूड को टुवर्ड्स द एड, जो एड उसने देखी, और अल्टीमेटली टुवर्ड्स द ब्रांड, जिस ब्रांड की प्रोडक्ट की एड उसने देखी है। सो एटीट्यूड टुवर्ड द एड मॉडल हमें क्या बताता है कि एड्स को देख के हम क्या क्या अपने माइंड में फीलिंग्स या जजमेंट्स किसी प्रोडक्ट के बारे में या ब्रांड के बारे में बना रहे होते हैं। ठीक है जी, ये शॉर्टली हमें एटीट्यूड टुवर्ड द एड मॉडल बता रहा होता है। आगे चलते हैं। अ कंसेप्चुअल रिलेशनशिप अमंग द एलिमेंट्स इन एटीट्यूड टुवर्ड द एड मॉडल। अब इसमें देखें, सबसे पहले क्या हुआ। अब ये एक फ्रेमवर्क थोड़ा सा उसने बताया हुआ है। एक्सपोजर टू एन एड, जब एड को दिखाया गया तो जजमेंट अबाउट द एड्स बनी। उन जजमेंट्स की बेस के ऊपर क्या हुआ? बिलीफ अबाउट द ब्रांड, एक हमारा एक बिलीफ पैदा हो गया उस ब्रांड के बारे में, और उसके बाद एटीट्यूड हमारा बन गया उस ब्रांड के बारे में। इसी तरह जब एक्सपोजर दूसरी साइड पे, हमने फीलिंग्स डिवेलप की, जब हमें एड दिखाई गई, वी डेवलप्ड आवर फीलिंग्स, और उसके बाद हम एटीट्यूड टुवर्ड द एड बना, और एटीट्यूड टुवर्ड द ब्रांड हमारा हो गया अल्टीमेटली। सो इसके ये दो पाथ आपने याद रख लेने हैं। अब ये क्या है? जजमेंट अबाउट द एड, ये भी एटीट्यूड टुवर्ड द एड बना रही होती हैं, और फीलिंग्स फ्रॉम द एड, जो हम फीलिंग्स अपनी डेवलप कर रहे होते हैं, ये भी हमारे बिलीफ को इम्पेक्ट कर रही होती है जो उस ब्रांड के बारे में बन रहे होते हैं। ठीक है, समटाइम्स जब हम एड देखते हैं तो हम डायरेक्टली बिलीफ अबाउट द ब्रांड भी हमारा बन रहा होता है, उस ब्रांड के बारे में भी हमारा एक बिलीफ बन रहा होता है। आगे चलते हैं जी। इश्यूज इन एटीट्यूड फॉर्मेशन, हाउ एटीट्यूड्स आर लर्नड। अब इश्यूज इन एटीट्यूड फॉर्मेशन में देखें, ये मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं नीचे। एटीट्यूड आर फॉर्म थ्रू लर्निंग, रिकॉलिंग द कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल एंड ओपन एंड कंडीशनिंग फ्रॉम द अर्लियर चैप्टर्स, जो कि आपको पढ़ाए जा चुके हैं। वी रिकॉल दैट टू स्टिमुलाई कैन बी पेयर्ड और लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ लर्न रिस्पॉन्स। कि दो स्टिमुलाई को जब आप इकट्ठा पेयर करते हैं, जैसे वो डॉग की मिसाल थी, सो हम एक लर्न रिस्पॉन्स ले लेते हैं, जैसे डॉग और बेल वाली मिसाल थी। इन एडिशन कंज्यूमर कैन लर्न एटीट्यूड फ्रॉम रिवार्ड्स और आउटकम फ्रॉम द बिहेवियर। सो कंज्यूमर अपने एटीट्यूड को रिवार्ड्स, अगर उनको रिवार्ड किया जाए तो उनका एक एटीट्यूड बनता है। ठीक है जी। सो इफ एटीट्यूड आर लर्न, देन इट इज थ्रू एक्सपीरियंस दैट दिस लर्निंग अकर्स। अगर एटीट्यूड, जब जो हम एटीट्यूड देख रहे होते हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस से भी आ रहे होते हैं। दिस कैन बी पर्सनल एक्सपीरियंस और फ्रॉम एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स और एक्सपोजर टू मार्केटिंग इन्फ्लुएंसेस। हम पर्सनल एक्सपीरियंस से भी अपना एटीट्यूड बना रहे होते हैं, या हमारा एटीट्यूड बन रहा होता है कि एक्सपीरियंस विद द फ्रेंड्स भी, या मार्केटिंग कैंपेन, मार्केटिंग इन्फ्लुएंसेस, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट्स, इनके थ्रू भी। Another topic studied in earlier chapters comes into play with attitude formation. This is consumers' need for cognition. Need for cognition means consumers want to fulfill his or her needs, और उसकी बेस के ऊपर भी जब वो अपनी नीड्स फुलफिल करता है, अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो उसका एक खास एटीट्यूड बन जाता है। अगर वो अनसेटिस्फाइड होता है किसी प्रोडक्ट को यूज करके तो उसका भी एक डिफरेंट एटीट्यूड बन रहा होता है। ठीक है। देन एन पीपल
will form attitude based on information that best suits them. Information for the high need for cognition consumers, images spokesperson for the low need of cognition. इसमें देखें क्या कह रहा है कि कंज्यूमर क्या कर रहे होते हैं, उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर एटीट्यूड बना रहे होते हैं जो इंफॉर्मेशन को सूट कर रही होती है. इंफॉर्मेशन फॉर हाई नीड for cognition consumers and images and spokespeople for the low need for cognition. कुछ कंज्यूमर जिनको हाई नीड ऑफ कॉग्निशन होती है वो इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर अपना एटीट्यूड बना रहे होते हैं, और कुछ जिनको लो नीड फॉर कॉग्निशन होती है वो इमेजेस देख के या लोगों की राय देख के अपना एटीट्यूड बना रहे होते हैं. सो एटीट्यूड आर लर्न, कंडीशनिंग एंड एक्सपीरियंसिंग एंड नॉलेज एंड बिलीफ. इन दो बेसिस के ऊपर एटीट्यूड हम लर्न कर रहे होते हैं. आगे चलते हैं. यू कैन स्किप दिस एड, लेकिन इसको एक दफा आपने रीड आउट करना है, लेकिन याद करने के लिए नहीं. यू कैन स्किप दिस. फिर सोर्सेज ऑफ इंफ्लुएंस ऑन एटीट्यूड फॉर्मेशन. मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जो कि आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं. पहला है पर्सनल एक्सपीरियंस आपका. फिर आपकी फैमिली का इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऑफ योर फैमिली. जैसे आपकी फैमिली कहती है कि ये ब्रांड के कपड़े अच्छे हैं, आप ये खरीद लें, सो आपका एटीट्यूड एक पॉजिटिव बन जाता है उस ब्रांड के बारे में, एंड यू बाय द सेम ब्रांड, द क्लोथेस ऑफ सेम ब्रांड. फिर डायरेक्ट मार्केटिंग एंड मास मीडिया. जो आप मार्केटिंग कंपेन्स देखते हैं या मीडिया के ऊपर चीजें देखते हैं, उसकी बेस के ऊपर भी आपका एटीट्यूड बन रहा होता है. फिर पर्सनैलिटी फैक्टर्स. पर्सनैलिटी फैक्टर आपकी इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, इस बेसिस के ऊपर भी आपका एटीट्यूड बन रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, घुलना मिलना, दोस्तों के साथ आउटिंग करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. सो इनके एटीट्यूड भी इसी तरीके से बन रहे होते हैं. इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसको भी स्किप कर सकते हैं. देन स्ट्रेटजीज ऑफ एटीट्यूड चेंज. दिस इज इंपॉर्टेंट. स्ट्रेटजीज ऑफ एटीट्यूड चेंज में चेंजिंग द बेसिक मोटिवेशनल फंक्शन. अगर आप किसी अपने किसी कंज्यूमर की मोटिवेशन चेंज कर देंगे तो उसका एटीट्यूड बदल जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने एप्पल का मोबाइल लेना है, लेकिन अगर कोई बंदा मेरी मोटिवेशन ही चेंज कर दे कि नहीं एप्पल के मोबाइल बहुत एक्सपेंसिव हैं और इनकी बैटरी सही नहीं होती, तो मेरा एटीट्यूड बदल जाएगा और मैं उसकी जगह सैमसंग का मोबाइल प्रेफर कर लूंगा या वो खरीद लूंगा. सो मोटिवेशन अगर बदल दी जाए एटीट्यूड चेंज हो जाता है. फिर एसोसिएटिंग द प्रोडक्ट विद एडमायर्ड ग्रुप और इवेंट. कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को किसी एडमायर्ड ग्रुप के ऊपर एसोसिएट कर देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार तो आपके फलां दोस्त ने भी सैमसंग का मोबाइल रखा हुआ है, फलां दोस्त ने भी सैमसंग का रखा हुआ है, तो आप आईफोन ना लें, आप सैमसंग सैमसंग का मोबाइल फोन ले लें. सो इससे भी क्या होगा कि मैंने एसोसिएट कर लिया एडमायर्ड ग्रुप के साथ या ऐसे ग्रुप के साथ जिसकी मैं तारीफ करता हूँ, जिसको मैं पसंद करता हूँ. सो मैंने अपना एटीट्यूड चेंज करके सैमसंग के मोबाइल की तरफ ले आया. फिर रिजॉल्विंग टू कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड. इसका मतलब है कि दो कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड को रिजॉल्व कर दिया जाए तो हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा. मिसाल के तौर पे आईफोन और सैमसंग की ही मिसाल देता हूँ. मैं कहता हूँ कि मेरे पास 50,000 रुपये हैं और मैंने आईफोन या सैमसंग में से एक मोबाइल लेना है. ये दो कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स हैं कि क्योंकि एक टाइम पे मैंने एक ही मोबाइल फोन खरीदना है. सो अगर इस चीज को हल कर दिया जाए कि 50,000 में मुझे एक अच्छा सैमसंग का मोबाइल अवेलेबल हो जाए, सो मेरा कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड रिजॉल्व हो जाएगा, मैं मोबाइल खरीद लूंगा. फिर अल्टरिंग द कंपोनेंट ऑफ मल्टी एट्रीब्यूट मॉडल. आगे जा आपको ऊपर पढ़ाया गया है मल्टी एट्रीब्यूट मॉडल. एट्रीब्यूट मीन क्वालिटीज, खुसूसियात. फॉर एग्जांपल आपने कोई घर खरीदना है तो उसमें मैं कहता हूँ कि 2 बेडरूम होने चाहिए, 3 वॉशरूम होने चाहिए, एक किचन होना चाहिए. ये एट्रीब्यूट्स हैं किसके, घर के. या मोबाइल की मेमोरी कितनी है, उसका स्टोरेज कितना है, उसकी बैटरी लाइफ कैसी है. सो अगर इन एट्रीब्यूट्स को चेंज कर दिया जाए, अल्टर कर दिया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं. फिर चेंजिंग बिलीव्स अबाउट कंपेटिटर्स ब्रांड. अगर हमारे बिलीफ हमारे कंपेटिटर के ब्रांड के बारे में जो हमारे बिलीफ हैं उनको अगर चेंज कर दिया जाए तो भी हम एटीट्यूड बदल देंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल मेरा बिलीफ है आईफोन के बारे में, उसको बदल दिया जाए कि नहीं आईफोन तो बहुत एक्सपेंसिव है, इनकी बैटरी लाइफ कम होती है, तो मैं डेफिनेटली किसी और मोबाइल ब्रांड के ऊपर स्विच कर जाऊंगा, यानी मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया.
अच्छा जी, चेंजिंग द बेसिक मोटिवेशनल फंक्शन, ये कौन कौन से होते हैं? यूटिलिटेरियन। अब अगर हम ईगो डिफेंसिव, वैल्यू एक्सप्रेसिव और नॉलेज, अगर आप इन फंक्शंस को भी चेंज कर दें, बेसिक मोटिवेशनल फंक्शन को बदल दें, तब भी आपका एटीट्यूड किसी प्रोडक्ट के बारे में बदल जाता है। यूटिलिटेरियन से मुराद क्या है? कि उस चीज के अंदर, किसी जैसे मोबाइल फोन के अंदर मेरे लिए यूटिलिटी कितनी है, फायदा कितना है, अगर इस चीज को चेंज कर दिया जाए तो एटीट्यूड बदल जाएगा। फिर ईगो डिफेंसिव। ईगो, ये नीचे इनकी लाइंस आप लोग रीड भी कर सकते हैं ताकि आपको इसका मजीद क्लियर हो जाए। ईगो डिफेंसिव से मुराद क्या है? कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को या मेरे कॉन्फिडेंस को, मेरे एक बिहेवियर को ये चीज किस तरह अफेक्ट कर रही है। क्या ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को, मेरे कॉन्फिडेंस को, मेरे एटीट्यूड को बेहतर कर रही है या बेहतर नहीं कर रही? सो इसकी बेसिस के ऊपर भी आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। फिर वैल्यू एक्सप्रेसिव। वैल्यू एक्सप्रेसिव क्या है? कि कंज्यूमर की वैल्यू, लाइफस्टाइल और आउटलुक में ये चीज कितना रोल प्ले कर रही है। ठीक है, अगर कम वैल्यू एक्सप्रेसिव है प्रोडक्ट, तो हम हमारा एटीट्यूड फेवरेबल नहीं होगा। और नॉलेज। नॉलेज क्या है? कि आपके the finally the knowledge function would satisfy consumer need to know and help them understand more about the world around them, कि ये चीज मेरे नॉलेज में कितना इजाफा कर रही है, मेरे इर्द गिर्द के लोगों के बारे में मुझे कितना बता रही है, मेरे लिए कौन कौन सी नॉलेज वाली चीजें ये प्रोडक्ट लेके आ रही है। अगर नॉलेज ज्यादा मिल रहा है तो हमारा फेवरेबल एटीट्यूड होगा, और अगर नहीं मिल रहा तो नहीं होगा। तो ये हमारे, हम इन बेसिस के ऊपर अपने मोटिवेशनल फंक्शंस को चेंज करके एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। इन एड्स को आप स्किप कर सकते हैं जी। ठीक है, इसको भी स्किप कर दें, डिस्कशन क्वेश्चन को स्किप कर दें। अच्छा जी, एटीट्यूड चेंज, अब ये लास्ट दो तीन स्लाइड्स हैं। अल्टरिंग द कंपोनेंट ऑफ मल्टी एट्रीब्यूट मॉडल। जो मल्टी एट्रीब्यूट मॉडल है, अगर आप उसके कंपोनेंट को चेंज कर दें, जैसे पीछे भी मैंने बताया, तो आप एटीट्यूड को, यू कैन चेंज द एटीट्यूड। जैसे चेंजिंग द रिलेटिव इवेल्युएशन ऑफ एट्रीब्यूट, चेंजिंग द ब्रांड बिलीव्स, एडिंग एन एट्रीब्यूट, चेंजिंग द ओवरऑल ब्रांड रेटिंग, सो चेंजिंग बिलीफ अबाउट द कंपेटिटर ब्रांड। आप इन सब चीजों को जब चेंज कर देते हैं तो आपका एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। जैसे एट्रीब्यूट्स, अब मोबाइल के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? अच्छी मेमोरी, ज्यादा स्पेस होना, अच्छी बैटरी, अच्छा उसका एक व्यू, अच्छी बॉडी। अगर इन एट्रीब्यूट्स को चेंज कर दिया जाए, एटीट्यूड बदल जाएगा। फिर ब्रांड के बारे में बिलीफ बदल दिए जाएं तो एटीट्यूड बदल जाएगा। अगर कोई नए एट्रीब्यूट ऐड कर दिए जाएं ब्रांड के अंदर, तो एटीट्यूड आपका उसके बारे में बदल जाएगा। और ओवरऑल ब्रांड की रेटिंग अगर ऊपर जाए तो एटीट्यूड चेंज होगा, अगर नीचे आए तो भी बदलेगा एटीट्यूड। ठीक है, या आप कंपेटिटर के ब्रांड को बदल दें, उसके बारे में बिलीफ को बदल दें, तो आपका एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। इनको स्किप करते हैं, स्किप करते हैं इन्हें। इनको आप वीडियो पॉज करके देखिएगा और पढ़िएगा। फिर लास्ट वन है इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल या ईएलएम मॉडल। कस्टमर्स एटीट्यूड आर चेंज बाय टू डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट रूट्स टू परसुएशन। एक है सेंट्रल रूट और दूसरी है पेरिफेरल रूट। जो एटीट्यूड चेंज हो रहे होते हैं ना, ये दो रूट्स हमारे माइंड में, दो रूट्स चल रहे होते हैं बेसिकली, ये हमारे अंदर उन रूट्स की बेस के ऊपर चेंज हो रहे होते हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला है सेंट्रल वेरिएबल, ये जाता है सेंट्रल रूट से, डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, देन एटीट्यूड चेंज और देन बिहेवियर चेंज। और जो पेरिफेरल रूल है, ये रूट, पेरिफेरल रूट यहाँ से आता है एटीट्यूड चेंज और बिहेवियरल चेंज। जो सेंट्रल वेरिएबल्स हैं, जैसे इसमें देखें, मैं नीचे आपके लिए पढ़ देता हूँ। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मॉडल वी सी सेंट्रल वेरिएबल्स ऑन द टॉप एंड पेरिफेरल वेरिएबल्स ऑन द बॉटम। सेंट्रल वेरिएबल्स विच लीड टू सेंट्रल रूट, सेंट्रल वेरिएबल जो कि सेंट्रल रूट की तरफ जा रहे हैं, विल बी अफेक्टिव ऑन हाईली मोटिवेटेड कंज्यूमर। जो हाईली मोटिवेटेड कंज्यूमर्स होते हैं, वो इस रूट को, सेंट्रल रूट को फॉलो कर रहे होते हैं। दे विल डू थिंकिंग नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन दे आर प्रेजेंटेड। वो क्या करते हैं? वो इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा उसके ऊपर थिंकिंग करते हैं और इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जो उनको प्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पे ये सेंट्रल रूट वाले जो लोग हैं, ये इंफॉर्मेशन को बहुत हद तक अंडरस्टैंड करके अपना बिहेवियर बना रहे होते हैं। जबकि जो पेरिफेरल वेरिएबल्स हैं, इंक्लूडिंग म्यूजिक एंड ब्राइट पैकेजिंग, वर्क
ऑन लो इन्वॉल्वमेंट कंज्यूमर्स। ये जो लो इन्वॉल्वमेंट कंज्यूमर्स हैं, जो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे होते, जो कहते हैं कि प्रोडक्ट की लुक बड़ी अच्छी है खरीद लो, मेमोरी बड़ी अच्छी है खरीद लो, वो पेरिफेरल वे यूज कर रहे होते हैं, और उनका बिहेवियर इस बेस के ऊपर बन रहा होता है, जो लो इन्वॉल्वमेंट कंज्यूमर्स होते हैं। उसके बाद है बिहेवियर कैन प्रिडिक्ट और फॉलो एटीट्यूड फॉर्मेशन। इनमें दो थ्योरीज आ जाती हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी एंड एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या कहती है? A theory concerned with how people assign causality to events and form or alter their attitude as an outcome of assessing their own or other people's behavior। कि जो काज एंड इफेक्ट देख रहे होते हैं कि मैं एक काम करूंगा तो इसका अफेक्ट क्या आएगा, एट्रीब्यूशन थ्योरी। और ये एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर, प्रोडक्ट की क्वालिटीज की बेस के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, अपना एटीट्यूड फॉर्म कर रहे होते हैं, अपना एटीट्यूड बना रहे होते हैं। और आउटकम के ऊपर कि आउटकम कैसा है, मैं अगर कोई चीज यूज कर रहा हूं तो उसका आउटकम क्या है, अगर मैं एक मोबाइल यूज कर रहा हूं तो इसका आउटकम क्या है, अच्छा है बुरा है, इसकी बेस के ऊपर जो इसको कर रहे होते हैं। और दूसरी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी hold that discomfort or dissonance occurs when consumer hold conflicting thought about belief or an attitude object। इसको आप नीचे से भी आपने पढ़ लेना है। ये थ्योरी क्या करती है कि अगर कंफ्लिक्टिंग थॉट्स हैं, आप डिसीजन नहीं कर पा रहे दो ब्रांड्स के बारे में, तो आपके अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी जिसको डिसोनेंस कहते हैं, और आपका एटीट्यूड उस वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा, और ज्यादा केसेस में नेगेटिव होगा। अच्छा जी, इश्यूज इन एट्रीब्यूशन थ्योरी में पहला इशू क्या है? सेल्फ परसेप्शन थ्योरी, फुट इन द डोर टेक्निक। फुट इन द डोर टेक्निक क्या है कि मैं आपको बता देता हूं, इसको लेट मी शो यू ऑन द स्क्रीन। Here some interesting issues in attribute theory. Self perception theory क्या है? Is the inference or judgment as to the cause of your behavior. Did something happen like you won an award because you were really good, because the competition was weak, or because the judges were rushed? We are constantly examining our behavior and often try to stay consistent. This is considered foot in the door technique. The fact that if you say yes to something, you will probably say yes to similar act later to remain consistent in your behavior। यानी सेल्फ परसेप्शन थ्योरी क्या है कि आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आप अपने अंदर एक परसेप्शन उसके बारे में बना लेते हैं। और फुट इन द डोर टेक्निक क्या है कि अगर मैंने कहा कि सैमसंग मोबाइल बहुत अच्छे होते हैं, नेक्स्ट टाइम भी जब मुझसे पूछा जाएगा मोबाइल्स के बारे में, सो डेफिनेटली ये कहा जाएगा कि सैमसंग के मोबाइल अच्छे होते हैं, सैमसंग के मोबाइल दे आर गुड टू यूज, क्योंकि आप अपनी ही बात से दोबारा बैकफुट नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस कि सैमसंग के मोबाइल में बड़ी कोई तब्दीलियां ना आ गई हों। ठीक है जी। एंड एट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अदर, दूसरों के बारे में हमारी क्या राय होती है? एट्रीब्यूशन टुवर्ड द थिंग्स, चीजों के बारे में। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो आप क्वालिटीज असाइन कर देते हैं लोगों को। देन हाउ वी टेस्ट आवर एट्रीब्यूट्स, हम अपने अपनी एट्रीब्यूशन को टेस्ट कैसे करते हैं? डिस्टिंक्टिवनेस, कंसिस्टेंसी ओवर टाइम, कंसिस्टेंसी ओवर मोडेलिटी एंड कंसेंसिस। कि हमारे जो एट्रीब्यूशन है वो डिस्टिंक्टिव होने चाहिए, वो वाजे हो, यानी हमारी जो क्वालिटीज हैं या हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज हैं वो डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए, बड़ी वाजे होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। देन कंसिस्टेंसी ओवर टाइम, उनमें वक्त के साथ साथ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि सैमसंग के मोबाइल बहुत अच्छे हैं, इनकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, और कुछ टाइम के बाद मैं ये कहना शुरू कर दूं कि नहीं सैमसंग के मोबाइल तो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं या इनकी बैटरी टाइप लाइफ अच्छी नहीं है। ठीक है, सो ये कहना भी मुनासिब नहीं है। फिर कंसिस्टेंसी ओवर मोडेलिटी, मोडेलिटी का मतलब है उस चीज को चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। ओवर टाइम वी लाइक टू टेस्ट आवर एट्रीब्यूशंस टू सी इफ दे आर करेक्ट। We may decide that if something happens when we use this product, it has distinctiveness, इसके अंदर वाजे क्वालिटीज होनी चाहिए। We also see if we have the same reaction to the behavior over time in different situation, कि जब सिचुएशन बदल रही है तो क्या हमारे बिहेवियर में बदलाव तो नहीं आ रहा, हमारी बातों में बदलाव तो नहीं आ रहा। ठीक है जी। सो ये इसको हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लास्ट वन क्या है जी? कंसेंसिस। कंसेंसिस होना चाहिए। कंसेंसिस का मतलब है किसी चीज के ऊपर एग्री होना, यानी जिन चीजों के ऊपर आज हम एग्री हैं
कल भी हम उन चीज़ों के बारे में अगर बात की जाए तो उनके ऊपर हमें एग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज जिस बात की मैंने तारीफ की कल उस बात के अगेंस्ट में चला जाऊं, ठीक है। सो ये इसके बाद हमारी लास्ट स्लाइड है जिसको हमने नहीं पढ़ना। सो ये हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन के ऊपर हमने आज डिस्कस किया। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू कैन कमेंट अंडर दिस वीडियो। आई होप दिस विल सर्व योर पर्पस। थैंक यू।